हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग उसने कहा था कहानी को पढ़ने वाले हैं और उसके साथ ही साथ हम लोग इसके महत्वपूर्ण कथन और पात्रों को अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताते हुए चलूंगी कि किस तरीके के प्रश्न इस कहानी से पूछे जाते हैं, जिससे आप लोगों के एक भी प्रश्न इस कहानी से गलत नहीं होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस कहानी संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग कहानी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं और इस कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था। उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। ये पंक्ति पेपर में आई थी। पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी कौन सी है, तो वो उसने कहा था कहानी है। अब हम लोग कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था कहानी जो है वो पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई कहानी है। ये तथ्य आप लोगों को इस कहानी के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई और कान पक गए, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। ये पंक्ति पेपर में आ चुकी है और यहाँ पे अमृतसर की जगह लाहौर दिया गया था। तो इस तरह के प्रश्न हम लोग के तभी सही हो सकते हैं जब हम लोग कहानी को ध्यान से पढ़ते हैं और उसके नोट्स सही से बनाते हैं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना संबंध निकट करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों को पोरों को चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड़ी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ कर बच्चों खालसा जी हटो, भाई जी ठहरना भाई, आने दो लाला जी हटो बाछा, कहते हुए सफेद फेटों, खच्चरों और बतखों, गन्ने और खोमचे वाले भारे भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब सुने बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बज जा लंबी वालिए। समष्टि में इनके अर्थ है तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू मेरे पहियों के नीचे क्यों आना चाहती है, बच जा। तो ये पंक्तियां पेपर में पूछी जा सकती हैं। ये किसी बाजार का दृश्य लिया गया है। ऐसे बम्बू कार्ट वालों के बीच में कोई होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इनके इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। लड़का अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और लड़की रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। ये इंपॉर्टेंट तथ्य आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना ना हटता था। तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरा? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। तो लड़की के मामा अतर सिंह। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। दोनों लड़का और लड़की दोनों ही अपने मामा के यहाँ आए हैं, अपने अपने मामा के यहाँ आए हैं। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत्त कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। ये कुड़माई का अर्थ पेपर में पूछा गया था। तो कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। ये चीज आप लोग को याद रखनी चाहिए। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। दो तीन बार लड़के ने पूछा तेरी कुड़माई हो गई और उत्तर में वही धत्त मिला। एक दिन जब
फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। मोरी यानी नाली जिससे पानी बहता है। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने से नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया देखिए। लड़के को मोरी में ढकेल दिया, छाबड़े वाले की दिन भर की कमाई खोई, कुत्ते को पत्थर मारा और गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे बैठे हड्डियां अकड़ गईं। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा। अमृतसर के बाद ये दूसरा लुधियाना का नाम आया है। और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए। जमीन कहीं दिखती नहीं। 2 घंटे कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कूनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। ये वर्तमान की बात हो रही है और वो लहना सिंह की बचपन की बात जो हम लोग आगे पढ़ के आए हैं, वो लहना सिंह की बचपन की बात वहां पे बताई गई है। लहना सिंह और 3 दिन 4 तो खंदक में ही बिता दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सा हरा घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नींद नहीं मिली। फिर बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये पंक्ति पेपर में पूछी जा सकती है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं यूं अंधेरे में 30-30 मन गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था। 4 मील तक एक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जर्नल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है लहना सिंह, पर क्या करें? हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बवालियों कैसे सोते झरते हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल ले। यह कहते हुए सूबेदार जी सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि पलटन का विदूषक कौन था, तो वो वजीरा सिंह था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। ये पंक्ति पेपर में आ चुकी है। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों को पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घूमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। घूमा का अर्थ भी पेपर में पूछा गया था। इसका अर्थ होता है जमीन की नाप। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे? या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी में? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तमाकू नहीं पीते
और सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा। नहीं, अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने कम्बल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्ते पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम मांदे न पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। मेरा डर मत करो, मैं तो बुल्लेल की गड्ढे के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। तो लहना सिंह के भाई का नाम कीरत सिंह है। वजीर सिंह ने त्योड़ी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? ये एक गीत इस कहानी में आया है। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। ये इस अभी तक पूछा नहीं गया पेपर में, लेकिन पूछा जा सकता है। दिल्ली शहर ते पिशोर नु जान दिए, कर लैना लौंगा दा व्यापार मड़िए, कर लैना नाड़ैदा सौदा अड़िए, ओए लाड़ा चटाका कदुए नु, कद्दू बनाया वे मजेदार गोरिये, हुड़ लाड़ा चटाका कदुए नु। ये पेपर में अभी तक नहीं आया, तो पूछे जाने की संभावना इसकी ज्यादा है। कौन जानता था कि दाढ़ी वाले घरवारी से कैसे लुच्चों के गीत गाएंगे, पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा छा गया। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान को तोड़कर सो रहा है। लहना सिंह पर पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं ना पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुनकर भेज रही हैं मेमे। गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यूं कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, यानी उसने झूठ बोला था। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्टन साहब। हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कराया हूं। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो, खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कम्बल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। बोधा जो है वो सूबेदार का लड़का है। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना ना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हुए और जब जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उसने लहना की ओर बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। पेपर में एक कथन आया था कि लहना ने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा लहना, तो वो गलत था। देखिए यहाँ पे
लप्टन साहब के बारे में दिया है कि वो सिगरेट निकाल के सुलगाने लगे थे। तो इसी तरीके से कथन आते हैं पेपर में, जिसको आपको पहचानना होता है कि कौन सा सही है। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे बढ़ा, आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लप्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लप्टन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। तो लप्टन साहब, ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, लप्टन साहब कितने वर्ष से लहना सिंह की रेजिमेंट में थे? तो वो 5 वर्ष से थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे लड़ाई खत्म होने पर? क्यों, यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार की भी मजे यहाँ कहाँ। याद है परसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी में शिकार करने गए थे? हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे। ये खोते शब्द का अर्थ भी पेपर में पूछा गया था। तो खोते का अर्थ होता है गधा। और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी। और आपकी एक गली एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के होंगे। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं था, उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना है। लहना सिंह जान गया था कि वो जो लप्टन साहब है वो कोई जर्मन सैनिक है। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन, वजीरा सिंह? हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आई है? जरा आंख तो लगने दी होती। ये कथन देख के पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है। तो ये वजीरा सिंह का कथन है। होश में आओ, कयामत आई है, लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या, लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं? उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की हैं। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर कितनी उर्दू, पर किताबी उर्दू। और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खरके, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म? जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ का सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 हैं। 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले और तीनों को जगह जगह खंदक की दीवार में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने इतने में ही बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की खूनी पर तान दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गॉड कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने 3 गोलों को बिनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकली। तो क्या क्या निकला था उसकी जेब से? 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उसे अपनी जेब के हवाले किया। मूर्छा हटी, साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं,
यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गाय होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लपटन साहब तो बिन डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लैला ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना सिंह कहता गया कि चालाक तो बड़े हो, पर मांझेगा लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। ये कथन पेपर में आया था लहना सिंह का। 3 महीने वो एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता और कहता कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। साहब की जेब से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन की 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाकर सुनकर सब दौड़े। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का कुत्ता आया था, मार दिया। औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियों कसकर बांध ली। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाड़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था और वह खड़ा था और सब लेटे थे। और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े से मिनटों में अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतेह, वाह गुरुजी का खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों की फायर जर्मन की पीठों पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह आग बरसाते थे और सामने से लहना सिंह साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिक्खा दी फौज आई। वाह गुरुजी दी फतेह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरख। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लहना को दूसरा घाव है, भारी घाव लगा है। लड़ाई के बाद चांद निकल आया, ऐसा चांद जिसके प्रकाश में संस्कृत कवियों का दिया हुआ छही नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशोपचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और ये कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर खाने वालों ने सुन ली थी और उसके पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने वाली गाड़ी चली जो 1.5 घंटे के अंदर अंदर पहुंच गई। फील्ड अस्पताल नजदीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में लिटाए गए, दूसरे में लाशें रखी गईं। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जी जाते नहीं थे। यह देखकर लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी जी की सौगंध जो इस गाड़ी में न चले जाओ। और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ी आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास है। अच्छा, पर
बोधा सिंह गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो सूबेदार नहीं हो रहा, को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना, लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे उसने जो कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप पगड़ी अब आप गाड़ी चढ़ जाओ, मैंने जो कहा था वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं और समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ये पंक्ति पेपर में पूछी जा सकती है, जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। वो जो है एक राजा निर्वंशिया कहानी, वो अगर दे दी गई तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि उसमें भी इसी तरीके की पंक्तियां दी हुई हैं। लहना सिंह 12 बरस का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। ये पूछा गया था कि जब लहना सिंह ने पूछा था कि तेरी कुड़माई हो गई, उस समय लहना सिंह की उम्र क्या थी। तो लहना सिंह की उम्र 12 वर्ष थी। ये प्रश्न पेपर में आया हुआ था। और ये लड़की की उम्र अभी नहीं पूछी गई है, तो पेपर में आ सकती है। लड़की की उम्र 8 वर्ष है। तो ये आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे इन दोनों चीजों को। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे 8 वर्ष की लड़की मिल जाती। जब वह पूछता तेरी कुड़माई हो गई, तब वह धत कहकर भाग जाती। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखती नहीं है रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अच्छा, जो ये बात हुई इसको 25 वर्ष बीत गए हैं। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। ये लाइन भी पेपर में पूछी गई थी। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, ना मालूम वह कभी मिली थी न या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया था। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था। सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तो सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला, लहना, सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती ही जा। मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदार ने मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर से के लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई धत, कल हो गई, देखती नहीं ये रेशम के बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया था। ये कथन भी पेपर में पूछा गया था। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लायलपुर में जमीन दी, आज नमक हलाली का मौका आया, पर सरकार ने हम तीमियों की घघरिया पलटन क्यों ना बना दी। तीमियों का अर्थ पेपर में पूछा गया था, तो इसका अर्थ होता है स्त्रियां। और स्त्रियों की किस पलटन की बात हुई है उसने कहा था कहानी में? घंघरिया पलटन की। ये आप लोग याद रखेंगे। जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुई, उसे 1 बरस हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर बैठ खड़ा कर दिया था। ऐसे इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है।
तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन, कीरत सिंह? वजीरे ने कुछ समझकर कहा, हाँ। भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीर सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। ये कथन पेपर में पूछा गया था। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों में मरा नंबर 77 राइफल्स में जमादार लहना सिंह। पेपर में प्रश्न आ सकता है कि कौन युद्ध किसके किसके बीच हो रहा था, तो फ्रांस और बेल्जियम के बीच हो रहा था। और उसकी 68वीं सूची में जारी हुआ था लहना सिंह की मृत्यु के बारे में। तो आप लोग इस कहानी के नोट्स बना लेंगे ये मुझे पता है, लेकिन अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप लोग मेरे साथ कल इस कहानी के नोट्स को पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।